brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। कतर की राजधानी दोहा में यूनाइटेड नेशंस ने एक मीटिंग रखी थी। मकसद था अफगानिस्तान के मसले को सुलझाना। इसमें भारत और पाकिस्तान समेत 30 देश इकट्ठा हुए। विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी JP सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये मीटिंग 3 वजहों से खास थी। नंबर 1, यह अफगानिस्तान पर हुई तीसरी UN स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस थी। पहली बार इसमें तालिबान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नंबर 2, ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव चरम पर है। 2 जुलाई को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अफगानिस्तान पर हमला करते रहेंगे। दरअसल पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP को अपने यहाँ शरण दी है। तालिबान इससे इनकार करता है। उसने ख्वाजा आसिफ के बयान पर भी आपत्ति जताई है। और नंबर 3, तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल की सत्ता पर कब्जा किया था। रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान के साथ दोस्ती कर ली। बाद में भारत समेत और भी देशों ने संबंध बहाल करने की पहल की, मगर किसी ने मान्यता नहीं दी। मान्यता ना मिलने का मतलब क्या है? तालिबान को दूसरे देशों से संबंध बनाने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष रखने और लोन वगैरह लेने में मुश्किल आएगी। यूँ तो मान्यता का मुद्दा एजेंडे में नहीं था, मगर मीटिंग खत्म होने के बाद इसकी चर्चा जरूर हुई। तो आज हम जानेंगे दोहा की मीटिंग में क्या क्या हुआ, तालिबान सरकार को लेकर भारत का रुख क्या रहा है और क्या UN तालिबान को मान्यता देने पर विचार कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात दोहा कॉन्फ्रेंस की। पहले आप ये क्लिप देखिए। इन सफर मा दुश्मनी बा हिच जहत नेस्त व तामुल बा हम जहता मे बاشد कि باید درک شود و از آن استفاده بهتر صورت بگیرد. خدا مسائل افغانی مسائل دی کوشش کو د افغانستان په دننه کې د حل معقول لار پیدا کو څنګه د موږ تاسو خدای نه کړه هیوادم جنگ تم بیرته سره لاړ نسی اختلاف تم لاړ نسی او موضوعات ته حل پیدا کو د خوند د پاره غ چاپریال چې اسلامي شریعت لار خودنه کوي د په چوکاټ کې غوښتنې ضرورتونه اړتیاوي د پوره سي. ما می خواهیم موضوعات مربوط به تعامل مثبت و سازنده با افغانستان را به سازمان ملل متحد، کشورهای ذی دخل و به تمام کشورهای جهان حل نماییم و مسیر واحد را به خاطر بهبود وضعیت بخصوص وضعیت اقتصادی و ثبات همه‌جانبه در افغانستان پیدا کنیم و این پالیسی امارات اسلامی افغانستان में बاشد. ये थे तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद। ये दोहा निकलने से पहले अपनी बात रख रहे थे। मुजाहिद का कहना है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबके साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसको गौर से देखा और परखा जाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया, दोहा में यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान के मसले पर तीसरी स्पेशल मीटिंग रखी थी। इसके पहले 2 और मीटिंग्स हो चुकी हैं। कब पहली बार मई 2023 में तालिबान ने इसमें जाने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि इस मीटिंग में हमारी सरकार को मान्यता देने पर कोई बात नहीं हो रही है। तालिबान की यह भी मांग थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी आलोचना बंद हो। दूसरी मीटिंग फरवरी 2024 में हुई। इसमें भी तालिबान शामिल नहीं हुआ। उसने कहा कि हमें आखिरी वक्त पर इनवाइट किया गया। UN ने कहा ऐसा नहीं है। दरअसल तालिबान चाहता था कि इस मीटिंग में अफगानिस्तान की सिविल सोसाइटी के लोगों को बाहर रखा जाए, मगर उसकी बात नहीं मानी गई। तीसरे कॉन्फ्रेंस में क्या एजेंडा था? अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाई जाए, उसके पड़ोसियों के साथ संबंध सही रहे, अफगानिस्तान में मानव अधिकारों की रक्षा की जाए, महिलाओं और लड़कियों को उनका अधिकार मिले। ये एजेंडा UN ने तय किया था। अब इस पर तालिबान की तरफ से क्या मांगे रखी गई? नंबर 1, अर्थव्यवस्था। अगस्त 2021 से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। इसके चलते अमेरिका ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के लगभग 60,000 करोड़ रुपए अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं। तालिबान की मांग है कि अमेरिका इस पैसे को उसे वापस करे। और नंबर 2, नशे के कारोबार पर पाबंदी। अफगानिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अफीम उगाता है। यहाँ बड़ी मात्रा में हेरोइन और मेथ का कारोबार भी होता है। UN के मुताबिक देश में लगभग 40 लाख लोग ड्रग करते हैं।
अप्रैल 2022 में तालिबान ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। वो इसके खिलाफ सख्त कानून लेकर आया। प्रतिबंध के 7 महीने में ही अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन में 90% से ज़्यादा गिरावट आई, पर इससे हज़ारों किसान और मजदूर बेरोजगार हो गए। तालिबान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नशे के बाजार पर पाबंदी लगाने और इससे हुए नुकसान की भरपाई में उसकी मदद करे। अफगानिस्तान के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा कि हमने अफीम के उत्पादन में लगाम लगाई, फिर भी पश्चिम की तरफ से प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं मिली। ये 2 मुद्दे दोहा मीटिंग का हिस्सा रहे, मगर तालिबान की एक यूनिवर्सल मांग भी है जो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाई, लेकिन आने वाले समय में यह चर्चा का विषय बन सकती है। वो है तालिबान सरकार को मान्यता। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ही देश चला रहा है। उसने अभी तक वहां चुनाव नहीं करवाए हैं। तालिबान की सरकार को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दिसंबर 2023 में एक अस्थायी सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया था। इसके तहत अफगानिस्तान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति का प्रावधान था। हालांकि दोहा मीटिंग में ये मुद्दा भी शामिल नहीं था। इन सबके अलावा अफगान महिलाओं को भी एजेंडे में नहीं रखा गया। इसी के चलते मानवाधिकार संगठनों ने यूएन की आलोचना की। हालांकि यूएन अपनी एक बात पर कायम रहा। उसने कहा कि जब तक अफगान महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं दिए जाते, तालिबान को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। अब तालिबान में महिलाओं की हालत कैसी है, आइए ये समझते हैं। मार्च 2022 में तालिबान ने 6ठी क्लास के ऊपर की लड़कियों के लिए स्कूल बंद कर दिए। कामकाजी महिलाओं के लिए कड़े नियम बनाए। सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं को जाने पर नियम कायदे थोप दिए। तालिबान महिलाओं के लिए ड्रेस कोड भी लेकर आया है, जिसमें उनको सिर से पांव तक ढक कर रहना होगा। सुरक्षा के मामले में भी तालिबान फेल हुआ है। कई मस्जिदों में आतंकी हमले हुए हैं। इसमें अल्पसंख्यक शिया की मस्जिदें शामिल हैं। और इस सब के बीच इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP का आतंक भी बढ़ा है। अब सवाल यह है कि दोहा की मीटिंग में आखिर क्या क्या हुआ। यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स रोजमैरी डिकैप्रियो को सुनते हैं। Running through all the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls. Afghanistan cannot return to the international fold or fully develop economically and socially if it is deprived of the contributions and potential of half its population. Regrettably, the de facto authorities will not sit across the table with Afghan civil society in this format. But they heard very clearly the need to include women and civil society in all aspects of public life. On the sanctions issue, it was raised. Obviously, it was raised. It's a concern for the Taliban. We didn't really elaborate on it. Again, on sanctions, it's a member state issue whether they're going to continue certain sanctions or not. The sanctions are on people, not on the country writ large. अब भारत की भूमिका समझ लेते हैं। आज़ाद भारत और अफगानिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत 1950 में हुई। जनवरी के महीने में दोनों देशों के बीच मैत्री संधि हुई। फिर एक दूसरे के यहाँ डिप्लोमेटिक मिशन शुरू करने का फैसला हुआ। तब अफगानिस्तान में राजशाही थी। 1973 में अफगानिस्तान गणतंत्र बन गया। भारत इसको मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। भारत का समर्थन तब तक बरकरार रहा जब तक तालिबान नहीं आ गया। जैसे ही 1996 में तालिबान की वापसी हुई तो भारत ने अपना दूतावास बंद कर लिया। 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री हुई। उसने दिसंबर 2001 तक तालिबान को कुर्सी से उतार दिया। इसके बाद अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार आई। जुलाई 2002 में हामिद करजई राष्ट्रपति बने। करजई का इंडिया कनेक्शन भी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई की है। उनके कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के संबंध मजबूत भी हुए। 2001 से 2021 के बीच भारत ने अफगानिस्तान में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान की संसद है। संसद की इमारतों के लिए पैसा भारत ने दिया था। इसका उद्घाटन दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दूसरी दफा वो जून 2016 में अफगानिस्तान गए थे। नवंबर 2020 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था, अफगानिस्तान का कोई हिस्सा भारत से अछूता नहीं है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत के 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2024 में इन प्रोजेक्ट्स की संख्या 500 पहुंच चुकी है। साल 2021 में अमेरिका ने तालिबान से समझौता किया। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल में कब्जा कर लिया।
तालिबान के सत्ता संभालते ही भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर लिया, अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ्स को वापस बुला लिया। हालांकि जैसे जैसे हालात ठीक हुए और तालिबान ने सुरक्षा देने का वादा किया, भारत ने अपना दूतावास खोलने की पहल शुरू की। मई 2022 में भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अफगानिस्तान का दौरा किया, तालिबान सरकार के नेताओं से मीटिंग की। फिर जून 2022 में भारत ने अपना दूतावास शुरू करने का फैसला किया। इसके जरिए भारत मानवीय मदद अफगान लोगों तक पहुंचा रहा है। अप्रैल 2023 में तालिबान ने अफगानिस्तान से पलायन कर गए हिंदुओं और सिखों को वापस बुलाने के लिए भी एक मिशन की शुरुआत की। इस कदम को भी भारत अफगानिस्तान संबंधों में मधुरता के रूप में देखा गया। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में जूनियर फेलो शिवम शेखावत से बात की। हमने पूछा कि UN अफगानिस्तान के मसले पर दोहा में 3 मीटिंग्स बुला चुका है। पहली बार तालिबान इसमें शामिल हुआ है। इन मीटिंग्स का मकसद क्या रहा और क्या इससे अफगानिस्तान में कोई बदलाव आया है? तो ये 2023 में जब पहली बार मार्च में रेजोल्यूशन पास हुआ था UN का, जिसमें था कि एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट कि ये पूरा एक असेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी समझने के लिए कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे सिचुएशन बेटर कर सकती है, कैसे तालिबान के साथ अगर किसी तरीके की इंगेजमेंट या बात करनी है तो वो किस तरीके की हो, क्या फ्रेमवर्क हो सकता है। सो उसको एज अ बेस रखते हुए ये टॉपिक की शुरुआत तब हुई थी। एंड पहला मीटिंग तभी मई 2023 में हुआ था, जब तालिबान को इन्विटेशन एक्सटेंड भी नहीं किया था। उसके बाद मेन इशू जो इस मीटिंग का या मेन एजेंडा इस मीटिंग का एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अभी ले रहा है वो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक स्पेशल एनवॉय, जो प्रतिनिधि, जो अफगानिस्तान से रिलेटेड सारे मसले लाइक कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी और अफगानिस्तान जो तालिबान है वहाँ पे उनके बीच में कैसे बात हो जिससे जो अफगान लोग हैं उनका फायदा हो। तो ये एक मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इसमें। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो यही है कि कैसे इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री के अंदर इम्प्रूव की जाए एंड कैसे इंश्योर करे कि जो विमेन के या माइनॉरिटीज़ के राइट्स एंड ये सब है वो वहाँ पे सिक्योर हो एंड जो तालिबान की रिग्रेसिव पॉलिसीज़ है वो नहीं कंटिन्यू हो। तो जब दूसरा दोहा मीटिंग हुई अभी फेब में जब हुई थी, तब तालिबान को इनविटेशन एक्सटेंड किया था। तब तालिबान का उन्होंने डिमांड रखी थी और उनकी एक डिमांड यही थी कि जो विमेन और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो दोहा मीटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनने कहा था कि वो एक खुद को एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव लाइक इकलौते रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान प्रेजेंट करना चाहते थे। पिछले कुछ महीनों से भारत ने तालिबान के साथ बातचीत बढ़ाई है, मदद भी पहुंचाई है। तालिबान सरकार को लेकर भारत का क्या रुख रहा है? कि अभी जनवरी में एक तालिबान ने उनके जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ थे, उन्होंने हमारी पॉलिसी वहाँ पे आउटलाइन करी। तो भारत एक तरीके से उसके दोनों इकोनॉमिक भी और सिक्योरिटी दोनों इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है। उसके अलावा भारत का हमेशा से जो अफगान लोगों के साथ जो रिश्ता है या जो उन्होंने सिविलाइजेशनल टाइज के हिसाब से हिस्टोरिकल टाइज जो भी है, जिससे हमेशा से भारत ने ये प्रायोरिटाइज करा है कि वो अफगान के लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, विमेन है, स्टूडेंट्स हैं, लाइक उन सबको वो सपोर्ट करे। डिफरेंट तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड हो गई है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, तो ये उनका एक हमेशा से रहा है। बट लास्ट ये जो एंगेजमेंट लास्ट 2.5 years में बढ़ा है वो इनके इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेते हुए बढ़ा है। बिकॉज अगर आप देखिए कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान आए हैं उसके अलावा भी बाकी टेरर ग्रुप्स जो है वो वहाँ पे अभी आ गए हैं। ISKP का थ्रेट है, ISKP अब तालिबान के अगेंस्ट है। उसके अलावा UN रिपोर्ट्स बताती है कि अलकायदा भी वहाँ पे हैं। अलकायदा एंड तालिबान टू सम एक्सटेंट उनको सपोर्ट करते हैं। अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स है, अलकायदा के प्रेजेंस बहुत सारे 10 से 11 प्रोविंसेस जो अफगानिस्तान में वहाँ पे है। एंड उसके अलावा आप देखिए कि बाकी जो भारत के खिलाफ जो भारत के लिए मेजर टेररिस्ट ग्रुप्स है जो ऑफ कंसर्न है, लश्कर हुआ या जैश हुआ, उनकी भी पहले 2022 में आई थिंक एक रिपोर्ट था जब उन्हें कहा गया था कि मतलब उनकी भी प्रेजेंस है प्रोविंसेस में। वो अफगानिस्तान, उन्होंने तालिबान का उनके ऑपरेशंस में मदद भी किया है या वो ट्रेनिंग भी लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत के क्या क्या हित जुड़े हुए हैं? कि अफगानिस्तान की जो लोकेशन है
उसी को लाइक उस लोकेशन के कारण ही उसकी इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पाकिस्तान के पास भी है। एंड हमारे जो इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में हमारे टाइज एक्सपैंड करने के, वो भी अफगानिस्तान से होते हुए जाते हैं। तो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी दोनों फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए अफगानिस्तान बेहद ज़रूरी है। अभी देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते थोड़े नहीं अच्छे हैं, बहुत उनमें डिफरेंसेस चल रहे हैं टीटीपी को लेके, बाकी इश्यूज को लेके, जिससे भारत को थोड़ा स्पेस मिल रहा है टू क्योंकि तालिबान की अफगान वहाँ पे भी जो तालिबान रेजीम है उनकी तरफ से भी थोड़ा रिसेप्टिवनेस है कि अब इंडिया के साथ वो कुछ काम करे, कुछ एंगेजमेंट करे। तो इंडिया को थोड़ा स्पेस मिला है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि उनके जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है एटलीस्ट वो उनकी गारंटी ले सके या इंश्योर कर सके। तो वो अपने रीजनल लाइक वो बाकी जो उनके पार्टनर्स हैं इन द रीजन, रशिया के साथ भी वो किसी एक्सटेंट पे काउंटर टेररिज्म एंड इससे रिलेटेड बात करते रहता है। अभी रशिया में अटैक हुआ था, उसके बाद हमारी रशियन स्पेशल एनवॉय के साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिले भी थे। तो इंडिया की जो मेजर इशू अभी सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि अफगानिस्तान एक वापस जो टेरर का थ्रेट है वो वहाँ पे इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि हमारे लिए वो इशू हो। आईएसकेपी धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है, आईएसकेपी ने अपने ट्रांसनेशनल अटैक्स इंक्रीज कर दिए हैं। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए इंडिया को टू सम एक्सटेंट एंगेज करना पड़ रहा है विद अफगानिस्तान। बट देखा जाए तो इंडिया की जो कंसिस्टेंट पोजीशन हमेशा से रही है कि रिकग्निशन इज कंटिंजेंट इस फैक्ट पे कि वो विमेन के साथ जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो हटाए, फ्रीडम उन्हें दे, या वो माइनॉरिटी इंक्लूसिविटी लाए गवर्नेंस में, तो वो सब भी इंडिया कर रहा है। बाकी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है या जो सपोर्ट है टू द अफगान पीपल वो कंटिन्यू है। कुछ मामलों में आई थिंक और करने की ज़रूरत है। जो वीज़ा इश्यूज है अफगान स्टूडेंट्स को लेके, उसमें आई डोंट थिंक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हो। तो ये ज़रूरी है इंडिया में सरकार के लिए ये देखना कि वो कैसे उसको अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ इक्वली। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नेपाल से है। नेपाल में फिर से सत्ताधारी गठबंधन बदलने वाला है। नवंबर 2022 में हुए आम चुनाव के बाद चौथी बार सरकार बदल रही है। अब पहले नेपाल का बेसिक क्लियर कर लेते हैं। 2022 के चुनाव में टॉप 3 पार्टियां थी। शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस एनसी, उनके खाते में 89 सीट्स आई। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CPN-UML, उनके पास 78 सीट्स थी। और पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर CPN-MC, प्रचंड के खाते में 32 सीटें आई थी और सदन में बहुमत के लिए 138 यानी 138 सीटों की जरूरत थी। मगर कोई पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। देउबा और प्रचंड ने साथ में चुनाव लड़ा, मगर पावर शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो गठबंधन टूट गया। फिर प्रचंड ने ओली से हाथ मिलाया, दूसरी छोटी मोटी पार्टियों के साथ बहुमत जुटा लिया। इस तरह प्रचंड प्रधानमंत्री बन गए। फिर आया मार्च 2023। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। इसमें प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट रामचंद्र पौडेल को समर्थन दिया। इससे ओली नाराज हो गए। इसके तुरंत बाद प्रचंड ने देउबा के समर्थन से सरकार बना ली। उनके बीच समझौता हुआ था कि रोटेशनल बेसिस पर प्रधानमंत्री की कुर्सी का बंटवारा होगा, मगर यह आसान नहीं था। आखिरकार मार्च 2024 में प्रचंड फिर से ओली के साथ चले गए। देउबा नेपाली कांग्रेस को विपक्ष में जाना पड़ा। अब जुलाई 2024 में फिर से नया गठबंधन बन रहा है। हालांकि इस बार कहानी बदली बदली सी दिख रही है। ओली और देउबा ने मिलकर प्रचंड को विपक्ष में भेजने की तैयारी कर ली है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून को ओली और देउबा के बीच काठमांडू में लंबी मीटिंग हुई। इस दौरान ही गठबंधन सरकार बनाने पर सहमति बनी। फिलहाल समझौते का ड्राफ्ट बन रहा है। अभी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लगभग 32 महीने का समय बचा है। नेपाली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत के 18 महीने ओली प्रधानमंत्री होंगे, बाकी का कार्यकाल देउबा संभालेंगे। इस बाबत 2 जुलाई को औपचारिक घोषणा हो सकती है। ये तो हुई खबर। अब इसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमने विस्तार से बात की नेपाल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार युवराज खिमिरे से। हमने उनसे पूछा ओली और प्रचंड में तकरार की वजह क्या रही, 4 महीने के अंदर दोनों अलग अलग क्यों हो रहे हैं। कुछ भी नहीं, मैंने ये बोल रहे हैं ना कि डार्क रूम की बात है, पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स है। नहीं तो 4 दिन पहले तीनों ने बजट पास किया। जो गवर्नमेंट ने बजट लाया है उसमें एमएलए UML जिसको बोलते हैं ओली का पार्टी,
उसने बजट को सपोर्ट किया, उसके मिनिस्टर्स थे, उसके मिनिस्टर ने अभी आपसे जब मेरी बात हो रही है उनको डायरेक्ट किया कि आप रिजाइन करो, क्योंकि ये हम दूसरे इसमें जा रहे हैं, इक्वेशन में जा रहे हैं। तो कोई प्रिंसिपल और कोई डेमोक्रेटिक डिबेट के कारण ऐसा नहीं हुआ है। तो ओली को नेतृत्व मिला, एक बड़ी बात है, हंग पार्लियामेंट ओली को नेतृत्व मिला, केपी ओली को नेतृत्व मिला। इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रोटेशनल बेसिस पे रिमेनिंग जो 32 मंथ्स है, पहला हाफ ओली करेंगे, उसके बाद देवा करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है। बाकी कोई एक जिस तरह के ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक डिबेट के बाद पॉलिटिक्स में ये सत्ता उसमें परिवर्तन हुआ, ऐसी बात नहीं है। केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देवबा साथ में सरकार बना रहे हैं। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। फिर उन्होंने साथ आने का फैसला क्यों किया? इस गठबंधन का आखिर मकसद क्या है? जी पहला मैं इस तरह से एड्रेस करना चाहूंगा कि नेपाल के पॉलिटिक्स पावर सेंट्रिक है, बिल्कुल पावर सेंट्रिक है। इसलिए उसपे कोई प्रिंसिपल या एथिक्स नहीं है। एक तरह से बोलिए तो एथिक्स नेपाल के पावर पॉलिटिक्स में एक एलियन सब्जेक्ट है। अब वो लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। 22 दिसंबर 25 को जब पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, एमाले केपी ओली के सपोर्ट में, हालांकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया। एक महीने के बाद उन्होंने कोलिशन पार्टनर चेंज किया, नेपाली कांग्रेस के साथ वो मिल गए। फिर मार्च में इस बार आकर उन्होंने ओली अथवा यूएमएल जो पार्टी है उसने नेपाली कांग्रेस को रिप्लेस किया। कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ, बिल्कुल डार्क रूम में कंस्पिरेटोरियल मैनर में एक डील की तरह हो गया, जिसका रिपीटेशन कल रात में मिडनाइट में हुआ। राष्ट्रपति भवन में जाकर एमाले ने बोला कि हम सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं जो प्रचंड गवर्नमेंट को हमने दिया था, और हम देवबा के साथ मिलकर, नेपाली कांग्रेस से मिलकर हम गवर्नमेंट बना रहे। नहीं है, इसलिए कोई डिस्कशन, कोई प्रिंसिपल बेस्ड डिस्कशन या डिसीजन नहीं है, ये चलता रहेगा। अब ये दो पार्टी आ रहे हैं, ओली और देवबा भी साथ आ रहे हैं, उनका भी वही कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा नहीं। हालांकि इस बार इन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट बनाकर संविधान के कुछ एस्पेक्ट्स को अमेंड करेंगे, इसलिए संभवतः वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कमीशन बनाएंगे। लेकिन वो भी लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो आप लार्जर डिस्कशन के बाद बनाएंगे ना, या गवर्नमेंट ऐलान करती है, पार्लियामेंट के अप्रूवल उसमें। लेकिन ये दो पार्टीज ने डिसाइड किया, एमाले और कांग्रेस मिलकर, उसमें जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है उनको भी इन्वॉल्व किया, उनकी कंसेंट के बिना तो उनका नाम देते नहीं है। इसलिए एक डील की तरह हो रहा है, एक लार्जर पॉलिटिकल नीड या डिबेट से गाइडेड होकर ये नहीं कर रहे हैं। ओली और देवबा के गठबंधन का मतलब है कि मौजूदा प्रधानमंत्री प्रचंड और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। प्रचंड के कार्यकाल में भारत नेपाल संबंध आखिर कैसे रहे और नई गठबंधन सरकार में भारत नेपाल संबंधों में क्या हो सकता है? देखिए, बाय एंड लार्ज इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है उसमें एक स्टेबिलिटी है, कुछ कंस्टेंट फैक्टर्स हैं जहां नेपाल इंडिया के नीड्स को, सिक्योरिटी कंसर्न्स को रेस्पेक्ट करती है और अप्रिशिएट करती है, ये बाय एंड लार्ज। लेकिन विगत एक दशक में 2015 में हुआ कि नेपाल में जब संविधान जारी होने जा रहा था तो इंडिया ने बोला कि आप जारी मत करो इसको। नेपाली प्लेयर्स जो इंडिया के साथ काम कर रहे थे उन्होंने भी ये सोचा, ये डिसाइड किया, इंक्लूडिंग प्रचंड, ओली, देवबा, कि ये इंटरफेरेंस है, हम नहीं मानेंगे। उसके बाद संविधान आया, ब्लॉकेड हुआ, रिलेशन नीचे चला गया। फिर बॉर्डर डिस्प्यूट आ गया 2019 में, उसमें इत्तेफाक से दोनों समय ब्लॉकेड के टाइम में शुरू में सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में ओली बने, और बॉर्डर डिस्प्यूट में ओली बने। जब तक आप ये रूट कॉजेज को एड्रेस नहीं करेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह, तब तक मुझे लगता है कि कभी इस तरह के सिचुएशन आ सकता है। प्रचंड के टाइम में फिर भी एक नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हुआ था। लेकिन नेपाल में एक तो पार्टीज का हुआ, आम धारणा में ये कि 2005-6 के जो पॉलिटिकल चेंजेस थे उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, एक जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी था उससे चला गया। नेपाल में
माओइस्ट जिसको इन्होंने टेररिस्ट बोला था इंडिया ने, उनके साथ कोलैबोरेट किया और रेडिकल एजेंडा को नेपाल में इम्पोज करने में वो सहायक बना। और आज तक माओवादी के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इंडिया के सपोर्ट से आने के बाद भी जो ट्रांजिशनल जस्टिस वगैरह हुए वो पूरा नहीं हुए। इसलिए इसमें नेपाल के एक्टर्स के प्रति आम जनता के रोष है, लेकिन उसके साथ साथ वो इंडिया को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया ने नेपाल के जो आंतरिक मामले में हद से आगे चला गया पुश करने के लिए। अब दूसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी सुर्खी फ्रांस से है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उन्हीं का दांव भारी पड़ गया। 9 जून 2024 को मैक्रों ने संसद भंग की थी, फिर नए चुनाव का ऐलान किया था। उसके पहले उनके गठबंधन इनसेम्बल के पास संसद के निचले सदन में नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें थी। हालांकि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, जबकि 2017 के चुनाव में मैक्रों की पार्टी रेनेसा ने अकेले दम पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 2022 के चुनाव के बाद उनको अल्पमत की सरकार चलानी पड़ी। इसको मैक्रों के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया। फिर आया जून 2024। यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव में दक्षिणपंथी नेता मरीन ला पेन की नेशनल रैली को जबरदस्त फायदा हुआ। इससे मैक्रों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे, जिसके बाद मैक्रों ने संसद भंग कर चुनाव कराने का ऐलान किया। उनका इरादा था संसद में बहुमत जुटाकर भरोसा हासिल करना, मगर नतीजों ने उनकी उम्मीद में पलीता लगा दिया। 30 जून को पहले राउंड की वोटिंग में उनके गठबंधन को सिर्फ 20% वोट मिले। वे तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर मरीन ला पेन की नेशनल रैली यानी एनआर है, उनके पास 33% वोट हैं। अब आगे क्या होगा? फ्रांस में 2 राउंड इलेक्टोरल सिस्टम है। वहां पहले राउंड में चुनाव जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोटों की जरूरत होती है। अगर पहले राउंड में किसी कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट नहीं मिलते, फिर दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाती है। उसमें पहले राउंड के 12.5% से अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों के बीच भिड़ंत होती है। सेकेंड राउंड में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला कैंडिडेट विजेता होता है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में 577 सीटें हैं। पहले राउंड में सिर्फ 80 उम्मीदवार 50% का कांटा पार कर पाए। बाकी सीटों के लिए 7 जुलाई को वोटिंग होगी। और आखिर ये चुनाव इतने अहम क्यों है, आइए ये भी समझ लेते हैं। दरअसल फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। उनके पास सेना की कमान होती है। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय उनके पास होते हैं, जबकि सरकार की कमान प्रधानमंत्री के पास होती है। उनके पास नीतियों को लागू कराने की जिम्मेदारी होती है। वैसे तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मगर आमतौर पर नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी के नेता पीएम बनते रहे हैं। दूसरी चीज, कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास है। जिस भी पार्टी या गठबंधन के पास संसद में बहुमत होगा, वो किसी भी बिल को पास कराने में अड़ंगा लगा सकती है। यानी मैक्रों के लिए अपनी मर्जी चलाना मुश्किल हो जाएगा। फ्रांस के चुनाव पर हमने पहले भी विस्तार से बात की है। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया। शुभ रात्रि।